आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसकी घड़ियां पहनना हर दूसरे बंदे का सपना हुआ करता था। फिर क्या हुआ उस कंपनी के साथ कि वो आखिर में फेल हो गई और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका विजन था इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाना। और इसी विजन को पूरा करने के लिए इन्होंने 1953 में बेंगलोर के अंदर एक नई कंपनी शुरू करी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इस कंपनी का मकसद था लार्ज स्केल लेवल पर, बड़े लेवल पर मशीनरी टूल्स बनाना, उनको मैन्युफैक्चर करना। अब एक बार की बात है जब नेहरू जी को किसी ने एक स्विस वॉच गिफ्ट की। स्विस वॉच उस टाइम पे दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे जानी मानी घड़ियों में से एक मानी जाती थी। ये घड़ी नेहरू जी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इन्होंने सोचा क्यों ना हमारा देश ऐसी घड़ियां बना पाए, हमारे देश के लोगों को भी टाइम का महत्व पता चलेगा अगर वो हाथों में घड़ियां पहनना शुरू करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ज्यादातर लोग हाथों में घड़ी नहीं पहनते थे, दीवारों पर ही होती थी घड़ियां। वो चाहते थे हमारा देश भी ऐसी घड़ियां बनाए जो कि दिखने में भी बहुत अच्छी हो, क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी हो, पर सस्ते में मिल जाए। और उनकी इसी आइडिया को पूरा करा एचएमटी ने, जब 1961 में उन्होंने जापान की एक कंपनी सिटीजन के साथ टाई अप करके अपना खुद का एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया। एचएमटी वॉचेस का टैगलाइन बना कीपिंग टाइम टू द नेशन। इस कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बेंगलोर के साथ साथ कर्नाटका के टुमकुर और रानीबाग में भी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते ये कंपनी बहुत तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे काम करना शुरू कर चुकी थी। सिटीजन जैसी कंपनी जो जापान की सबसे जानी मानी घड़ियों की कंपनी थी, उसके साथ टाई अप करके जापान की टेक्नोलॉजी और एचएमटी यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी घड़ियां बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती जा रही थी, जिसका टक्कर भारत में तो कोई कर ही नहीं सकता था। लोगों को बहुत पसंद आई एचएमटी की घड़ियां। ये घड़ियां बाहर के देशों की घड़ियों से दिखने में भी अच्छी थी, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी, ऊपर से उनसे ज्यादा सस्ती भी थी। भला इंडियन कस्टमर्स को और क्या चाहिए। इसलिए देखते ही देखते एचएमटी पूरे मार्केट में फैल गया। हर जगह इन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। हर दूसरा बंदा सिर्फ एचएमटी की घड़ी पहनना चाह रहा होता था। ये घड़ी पहनना ही अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। जैसे आज के टाइम पे एप्पल का फोन खरीदना है, वैसी एचएमटी की घड़ियां पहनना था। मूवीज के एक्टर से लेके हर एक बड़ा बड़ा आदमी भी एचएमटी की घड़ी पहन रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने खुद पहली घड़ी एचएमटी की पहन के उसको इनॉग्रेट करा था। अब हर दिन एचएमटी जापान की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी घड़ी बेहतर बनाता जा रहा था और लोगों का क्रेज उस घड़ी को खरीदने का और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। 1973 में लगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट फेरा, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज के ऊपर एंट्री बैरियर लग चुका था। मतलब अब फॉरेन कंपनीज अपना माल भारत के अंदर नहीं बेच सकती थी। फिर क्या था, एचएमटी का और कोई भारतीय कंपटीशन तो था नहीं, इसलिए लोगों के लिए कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था एचएमटी की घड़ियों को खरीदने के अलावा, जिसकी वजह से इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इनका वेटिंग पीरियड दोस्तों 2-2 महीने का हो चुका था। लोग प्री बुकिंग कराए जा रहे थे बहुत ज्यादा पैसे दे के, पर उनको घड़ियां ही नहीं मिल पा रही थी। 10 करोड़ घड़ियां इन्होंने एक टाइम पे बेच डाली थी दोस्तों। 90% से ज्यादा मार्केट शेयर रातों रात कैप्चर कर लिया था एचएमटी ने, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं लोगों के पास में। सिर्फ एचएमटी की ही घड़ियां एक टाइम पे बिक रही थी पूरे मार्केट में। इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका था इनकी घड़ियों का कि लोग लिटरली दहेज में भी, शादियों में सिर्फ एचएमटी की घड़ियां मांग रहे थे, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छे लुक्स किसी के नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं थी, और टेक्नोलॉजी की तो क्या ही बात करें। इसलिए एचएमटी अब इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि एक टाइम पे इंडिया में अगर कोई घड़ी पहन रहा है तो वो सिर्फ एचएमटी की पहनता था दोस्तों। 1984 में एचएमटी को एक शॉक लगा जब टाटा ने डिसाइड करा वॉच मार्केट में आने का और खुद की कंपनी बना डाली टाइटन के नाम से। फॉरेन कंपनीज से टेक्नोलॉजी सीख के टाइटन ने पहली इंडिया की क्वार्ट्ज वॉच बना डाली थी, जिसकी टेक्नोलॉजी एचएमटी की घड़ियों से ज्यादा बेहतर थी, दिखने में भी एचएमटी की घड़ियों से ज्यादा बेहतर थी। फिर क्या था, अब लोग एचएमटी की घड़ियों की जगह टाइटन की घड़ियां खरीदने लगे थे। देखते ही देखते आधे से ज्यादा मार्केट शेयर टाइटन ने एचएमटी से खींच के खुद पकड़ लिया था। एचएमटी धीरे धीरे मार्केट से स्लिप हो रहा था और टाइटन आगे बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ा शौक तो एचएमटी को तब लगा जब 350 एम्प्लॉइज एचएमटी छोड़ के टाइटन में चले गए। और बड़ा शौक तब लगा जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जिसमें एंट्री बैरियर फॉरेन कंपनी से वापस हटा दिया गया, जिसकी वजह से ओमेगा, रोलेक्स और भी बहुत बड़ी बड़ी वॉच मेकिंग कंपनीज वापस से इंडिया में आ चुकी थी। जैसे जैसे इंडियन मार्केट के अंदर राइवल कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ता गया, एचएमटी का हर दिन वैसे वैसे बुरा होता गया। 2012-13 तक आपको पता है एचएमटी का लॉस कितना बढ़ चुका था दोस्तों, 240 करोड़ का। और उनका रेवेन्यू बस पता है कितना था, 11 करोड़।
जब इतना ज्यादा लॉस होगा और इतना कम रेवेन्यू कंपनी कैसे सस्टेन करेगी। इसलिए 2014 में गवर्नमेंट ने फाइनली एचएमटी के ऊपर रोक लगा दिया, कंपनी बंद कर दी, हर एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया और आज के टाइम पे एचएमटी सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर है। अब हम देखते हैं क्या करी एचएमटी ने ऐसी गलतियां, जो एक टाइम पे 10 करोड़ घड़ियां बेच चुका था, अब एक भी घड़ी नहीं बेच पाया। कहां कहां गलतियां इन्होंने करी, सरकार से क्या गलती हुई, एचएमटी से क्या गलती हुई जिसकी वजह से वो फेल हो गए, और उनकी फेलियर से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं। जो पहली गलती इनसे हुई वो थी इनोवेशन। इनोवेशन के ऊपर एचएमटी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनकी वही 4 बेसिक डिजाइन होती थी घड़ी की जो ये हर बार बेचते जा रहे थे, वो डिजाइन भी इन्होंने बाहर की कंपनी से, जापान, हांगकांग, इन सब जगहों पे जो डिजाइन चल रही थी उनको कॉपी करके बस बना दिया था और इंडिया में उन्हीं को बेचे जा रहे थे लगातार। सिर्फ 4 डिजाइन थी इनकी 1982 तक भी दोस्तों। जब टाइटन मार्केट के अंदर आया उसने बहुत सारी अलग अलग डिजाइन को लॉन्च करा, बड़े लोगों के लिए अलग डिजाइन, बच्चों के लिए अलग डिजाइन, टीनेजर्स के लिए अलग डिजाइन, जिसकी वजह से हर एक आदमी का इंटरेस्ट अब घड़ी पहनने में आने लगा था। इसलिए टाइटन जल्दी जल्दी अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा था और अब एचएमटी की डिजाइन सबको बोरिंग लग रही थी क्योंकि वही 4 डिजाइन को देख देख के हर एक आदमी बोर हो गया था। मोनोपोली को टूटने में सिर्फ इतना टाइम लगता है दोस्तों अगर आप इनोवेट ना करो। इनोवेशन हर कंपनी के लिए जरूरी होता है। हर एक कंपनी जो आप आज के टाइम पे देखते हो जो मोनोपोली में है, अगर हम एप्पल की ही बात करें, एप्पल अगर आज इनोवेट करना छोड़ देगा ना दोस्तों, दूसरी कंपनी उसको तुरंत टेक ओवर कर लेगी। हर आदमी को इनोवेशन चाहिए एक कंपनी से। अगर एप्पल सिर्फ अपना कंप्यूटर ही बनाता रह जाता और स्मार्टफोन्स पर नहीं आता तो कैसे, तभी के तभी उस टाइम पे वो फेल हो जाता। पर हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ नए इनोवेशंस लाना हर कंपनी के लिए जरूरी होता है मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, वरना वही बात है टाइम के साथ आप भी पीछे ही रह जाओगे। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर एचएमटी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने शुरुआत करी थी मैकेनिकल वॉचेस बना के, उस टाइम पर मैकेनिकल वॉचेस चल रही थी इसलिए उस टाइम पे ये लोग फेमस भी होते गए। लेकिन टाइटन और भी बड़ी बड़ी कंपनी जब आने लगी थी वो लाई थी क्वार्ट्ज एनालॉग वॉचेस, जिसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा अच्छी घड़ियां बना पा रहे थे, ज्यादा रिलायबल घड़ियां बना पा रहे थे वो लोग। लेकिन एचएमटी सिर्फ मैकेनिकल वॉचेस ही बनाया जा रहा था। अब अगर एक कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ में आगे नहीं बढ़ेगी तो कैसे ही सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर आप अपने पुराने अप्रोचेस पे, ट्रेडिशनल अप्रोचेस पर ही अड़े रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। हर दिन नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है और अगर आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो वो टेक्नोलॉजी आपसे आगे बढ़ जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना हर एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 3, बैड वर्किंग हैबिट्स। एचएमटी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था, मतलब इसके एम्प्लॉइज एक सरकारी नौकर चाकर थे। अब इन लोगों को लगता था कि चाहे हम कंपनी में ज्यादा काम करें, उनको कंट्रीब्यूट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी तो हमारी गवर्नमेंट दे ही देगी, जिसकी वजह से कोई एंथुसियाज्म ही नहीं था एम्प्लॉइज के अंदर कंपनी को आगे बढ़ाने का, इनोवेशन लाने का, कंपनी को सक्सेसफुल बनाने का। इसकी वजह से काम बहुत धीरे होने लगे थे कंपनी के अंदर। रेड टेपिज्म, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, जिसकी वजह से कंपनी सिर्फ इन्हीं सब चीजों में बंधी रह गई। वहीं प्राइवेट कंपनीज तुरंत डिसीजन लेके, तुरंत एक्शन लेके आगे इनोवेट करके निकलती जा रही थी और एचएमटी अपने वही ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ और अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट होने की वजह से पीछे रहती जा रही थी। बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए भी मोटिवेट रखना। पनिश एंड रिवॉर्ड अप्रोच हर बिजनेस के लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दे रहे हो तो उसकी गलती पे उसको पनिश भी करो ताकि वो समझ पाए कि उसे क्या कंट्रीब्यूट करना है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ कंपनी उस एम्प्लॉय से। अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही मीट नहीं कर पा रहा है तो उस एम्प्लॉय की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए अपने एम्प्लॉयज को उनके पर्सनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ दोनों के लिए मोटिवेटेड रखिए और रेड टेपिज्म को तो स्टार्टअप से बिल्कुल दूर ही रखिए। तुरंत डिसीजन और तुरंत एक्शन लोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, वरना इस रेस में बहुत पीछे छूट जाओगे। और नंबर 4, गुड एस्थेटिक रूल्स। एचएमटी एक टाइम पे अपनी घड़ियों पर तो ध्यान दे रहा था पर पैकेजिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एस्थेटिक अच्छा नहीं होता था उनकी वॉचेस का, इसलिए खरीदने का मन ही नहीं करता था बहुत सारे कस्टमर्स का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टाइटन को देखें तो टाइटन इतने अच्छे बॉक्सेस के अंदर अपने वॉचेस को पैक करके देता था, अगर उनके बॉक्सेस को खोलो तो कस्टमर्स को लगता था कितनी बढ़िया चीज खरीदी है। कस्टमर्स को अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा करना होता है प्रोडक्ट के साथ में, प्रोडक्ट के साथ साथ उनको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर अच्छा मिल जाए कि पैकेजिंग अच्छी है, साथ में थोड़ी बहुत चीजें और आ गई हैं, तो कस्टमर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसी प्रोडक्ट को चूज करने लगते हैं। एक कहावत है ना दोस्तों,
डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पर आज की सोसाइटी में दोस्तों हर एक बुक कवर से ही जज होती है। अगर आपका प्रोडक्ट 10 और सामान के साथ में शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है, तो अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है ना बाकी सारी चीजों से, तो कस्टमर का ध्यान सबसे पहले आप ही के प्रोडक्ट पे जाएगा। इसलिए अपने पैकेजिंग के ऊपर और कस्टमर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ाने में प्रोडक्ट के साथ साथ में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए हर एक स्टार्टअप को। मैं जैसे हमेशा कहता हूं दोस्तों, कोई फेलियर नहीं होता। हर वो कंपनी, हर वो एंटरप्रेन्योर जो कभी तो बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था पर अपनी कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गया, वो पीछे छोड़ जाता है बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग से एक फाउंडेशन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू करने के लिए, जिनको ध्यान में रखे, जिन लर्निंग्स को ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर खुद बना सकते हैं। आई होप आपको आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। मैं हर हफ्ते ऐसी ही स्टोरी लेकर आता हूं जिनसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।